नमस्कार मेरे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों, कैसे हो लाइब्रेरियंस। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज नवोदय विद्यालय का लेकर के आया हूँ। 3 दिन से राजस्थान का दे रहा था तो सीरीज साथ साथ चल रही है। उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े से यहाँ थोड़े से अच्छा स्टैंडर्ड है, तो क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट है। बने रहिए लास्ट तक, कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए, साथ में नोट करते रहिए। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। फ्रेंड्स, CDSIS पैकेज का माइक्रो संस्करण लिखा गया है, तो यह भाषा में तो लिखा गया, कौन सी भाषा ये स्पष्ट नहीं है, आंसर नहीं है। कोबोल नहीं है, ना ही फोर्टोन है, ये लिखा गया हमारा पास्कल भाषा में। और आपको पता है CDSIS पैकेज किसका है, तो यह यूनेस्को का है और पहली बार 1985 में इसको जारी किया गया था। गैमा पालो डेल बियागो के तहत 1970 के दशक में जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इस प्रकार की सूचना प्रणाली पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन के अनुसार पठन सामग्री पर खर्च करने के लिए पुस्तकालय बजट के कुल पैसे का कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो 10, 5, 75 तो नहीं है, 40 है। ठीक है फ्रेंड्स। पुस्तकों पर पूछा है ना, पठन पाठन सामग्री पे। यही ग्रेट ब्रिटेन का जो है कंसेप्ट, उसने 23% का है, और USA में 1957 की जो मीटिंग हुई थी उसमें 79.7% पुस्तकों पर कहा गया था। नेक्स्ट है, गेटिंग बुक्स बैक फ्रॉम द यूजर्स एंड द रिलीजिंग ब्राउजर्स टिकट कार्ड इज नोन एज। उपयोगता या पाठक के द्वारा पुस्तक लौटाने पर उसे उपयुक्त जमा कर कार्ड्स लौटा दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है। इस प्रक्रिया को फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को सूचीकरण कहते हैं, नहीं कहते ना, होल्डिंग्स भी नहीं कहते हैं। निर्गम तो होता है जब टिकट लेकर के बुक लौटाते हैं, देते हैं, इशू करते हैं, इसका कहते हैं डिस्चार्जिंग। इन CCC कॉलन क्लासिफिकेशन हाइफन इज यूज्ड अप्लाई विद डिवाइस। हाइफन किस डिवाइस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हाइफन प्रयोग किया जाता है हमारा सुपर इम्पोजिशन डिवाइस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुकाम तकड़ा लगा हुआ है। DDC टेबल 6 DDC में टेबल 6 19वें संस्करण किससे संबंधित है। तो DDC का टेबल 6 हमारा संबंधित है ज्योग्राफिकल क्षेत्र से नहीं है, ना ही व्यक्ति से है, और ना ही भाषाओं से। सही आंसर है इसका हमारा लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, किससे है, सी ऑप्शन है, भाषाओं से, साहित्य, व्यक्ति और भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। DDC की पहली टेबल कौन सी है। स्टैंडर्ड सब डिवीजन, टेबल 2 एरिया है, टेबल 3 सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर है, टेबल 4 सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज है, टेबल 5 रेशियल इथनिक नेशनल ग्रुप, टेबल 6 लैंग्वेज और टेबल 7 पर्सन है। तो सातों टेबल मैंने आपको बता दी है। और डेवलप्ड 7 फेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसने दिया था। डेविड फोर्सलर नहीं है, ये है हमारा क्रिस्टाइन सुसान ब्रूस आंसर है। रॉबर्ट भी नहीं है और ना ही जेमी मैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is not the pre-request of marketing the library contest। पुस्तकालय के संदर्भ में कौन सी विपणन की पूर्व अपेक्षा नहीं है।
तो पूर्ण विकसित पुस्तकालय ये तो है नहीं है, पूछा है तो इसका आंसर है उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया न लेना। सेटिस्फैक्शन ऑफ द यूजर्स भी है और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स ये तो है नहीं है, तो बी ऑप्शन है। सूची का मिलान करना है। व्यवहार का जो अध्ययन है वह प्रयोक्ताओं के संप्रेषण की व्यवस्था के साथ अंतःक्रिया इसका सही आंसर है। प्रयोग का अध्ययन संबंधित है संप्रेषण माध्यम का प्रयोग। प्रयोक्ता अध्ययन का संबंध सुविधाओं और सेवाओं के प्रयोग की सीमा। सूचना प्रवाह अध्ययन का संबंध विज्ञान संप्रेषण के पैटर्न से। वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 1961 नहीं है, 65 है, 1971 नहीं है, ना ही 1970 है। A detailed alphabetical list of the topics, names, persons, place, etc. mentioned in a book is called। अर्थात एक पुस्तक जिसमें सम्मिलित विषय, व्यक्तियों, स्थान आदि के नामों की विस्तृत अनुवर्णिक सूची को क्या कहा जाता है? तो पाद टिप्पणियां फुटनोट तो हम नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं हम अनुक्रमणिका या इंडेक्स। अनंत टिप्पणी, अंत टिप्पणी और बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची भी नहीं कहते हैं। लाइब्रेरी सिस्टम की योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश क्या है? तो BIS स्टैंडर्ड है इसके लिए सही ऑप्शन। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस ये नहीं है। ये क्वेश्चन भी खूब आने लगे आजकल, तो चलो पहले पढ़ लेते फिर ऑप्शन देखते हैं। इनफ्लिपनेट भारत के श्रप प्रकार के पुस्तकालयों का प्रलेख वितरण सेवा प्रदान करता नहीं, सब प्रकार के नहीं, ये तो गलत हो गया। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने वांछित प्रलेखों के इलेक्ट्रॉनिक संचरण को संभव बनाया, ये सही है। तो वो ऑप्शन सही है जिसमें ए गलत है, आर सही है। तो वो ऑप्शन है जिसमें ए गलत है, आर सही है, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है हमारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क का श्रेय किसे प्राप्त है इन ऑप्शन में से? तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि निकनेट को 1977 में किया गया था, डेलनेट 1988, इनफ्लिपनेट 1991 और कलिबनेट 1986 है। ये कहीं कहीं आ जाता है तो नोट कर लेते हैं। 1988 है डेलनेट, कलिबनेट 1986 है, इनफ्लिपनेट हमारा 1991। तो मैचिंग में भी आता है क्वेश्चन कभी कभी। डीडीसी क्या टेबल 1 20वें एडिशन में क्या रिप्रेजेंट करता है? डीडीसी के 20वें संस्करण में प्रकाशन में तालिका 1 किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह स्टैंडर्ड सब डिवीजन का, ज्योग्राफिकल या भौगोलिक क्षेत्र का नहीं करता, व्यक्तिगत साहित्य का भी नहीं करता, ना ही भाषा का। बीसवां संस्करण डीडीसी का कब आया था? 1989 में आया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स आर अलमनक्स? पचांक किस प्रकार के सूचना स्रोत होते हैं? तो निर्देशिका टाइप नहीं होते, ना ही ग्रंथपरक, ना ही डिक्शनरी, ये होते हैं रेडी रेफरेंस, त्वरित संदर्भ सेवा प्रदान करता है। मान लीजिए आपको ये देखना है कि 20 जून को कौन सा दिन था, तो तुरंत आपको ये सर्विस मिल जाती है। अभिकथन है
प्राथमिक स्रोत संशोधन के लिए अधिकृत सूचना प्रदान करते हैं। सही है। प्राथमिक स्रोत बहुत असंगठित होते हैं, ये भी सत्य है। वो ऑप्शन ठीक है जिसमें ए और आर दोनों सत्य है, तो इनमें तो ए आर दोनों सत्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी ठीक है जिसमें ए और आर दोनों सत्य हैं। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनके सन याद नहीं है तो कैसे होगा? कुछ कोशिश कर सकते हो क्या सोचने के लिए कि क्या आंसर हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इनमें से सबसे नया हमको क्या लगता है? ब्रिटिश में पहले सबसे पहले बिब्लियोग्राफी आई है। क्यूमुलेटिव इंडेक्स भी उससे पुराना है, हो सकता है। लेटेस्ट क्या हो सकता है? तो सबसे लास्ट में अगर हो सकती है तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी हो सकती है, जो नया है। तो वो आंसर बेस्ट है जो INB यानी कि पहला ऑप्शन सबसे लास्ट में है। तो दोस्तों, इसमें सबसे लास्ट में पहला ऑप्शन नहीं है, ना ही इसमें है। इस तरह से हम एनालिसिस करके भी जा सकते हैं। ठीक। अब जब कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की बात हुई तो बिब्लियोग्राफी ही इससे पहले होनी चाहिए। तो इससे पहले क्या है? BNB है, बाकी चीजें पुरानी लग रही है सब। तो BNB वो ऑप्शन ठीक है जिसमें BNB C नंबर पे होगा या तीसरे नंबर पे, दूसरा ऑप्शन। तो ये C भी कट गया है, यानी कि ऑप्शन हमारा बचता है B ऑप्शन, जिसमें वो है। हालांकि मैं ईयर दे रहा हूँ आप लोगों को, कई बार मुझे भी याद नहीं रहता अभी, क्योंकि कॉपी में नोट करके तब आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हमारा INB है फ्रेंड्स, कब का है? 1958 का। BNB भी इससे पहले है, यह 1950। थोड़ा सा अगर हम दिमाग पर जोड़ देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद है बुक्स, क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स। तो क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स है हमारा 1898। 1898। और फिर है बुक्स इन प्रिंट। बुक्स इन प्रिंट 1872। ठीक है दोस्तों, लेकिन बुक्स इन प्रिंट 1872 है, तो 1872 पहले आना चाहिए, चौथा पहले होना चाहिए, जबकि B और C में से पहले नहीं है। चलिए B ऑप्शन ही ज्यादा बेस्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। According to Mitchell, the difference between the information and knowledge is। मैचल के अनुसार सूचना और ज्ञान के मध्य अंतर क्या है? सूचना टुकड़ों में विघटित होती है और विशिष्ट होती है, जबकि ज्ञान संरचनात्मक और संबंध वैश्विक होता है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारा? डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा करके आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा इसको। डी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, क्या सूचना टुकड़ों में विखंडित विशिष्ट होती है, जबकि ज्ञान संरचनात्मक और वैश्विक होता है। कंटेंट बाय जर्नल इज एन एग्जांपल ऑफ। कंटेंट बाय जर्नल किसका उदाहरण है? तो यह हमारा CS करंट अवेयरनेस सर्विस का उदाहरण है। डायरेक्टिंग टू द यूजर्स
यू टू द राइट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। सूचना को उपयोगकर्ता तक सही स्रोत का मार्गदर्शन करना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हमारा रेफरल सर्विस कहलाता है, संदर्भ सेवा, सूक्ष्म सेवा, तत्कालिक सेवा नहीं बल्कि संदर्भित सेवा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम। द्विगु बिंदु वर्गीकरण पद्धति का नवीनतम संस्करण कैसा है? तो दोस्तों वो है हमारा पक्षात्मक नहीं है, नहीं लगभग पक्षात्मक, मुक्त पक्षात्मक है। लेटेस्ट एडिशन कौन सा है? 7th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीसी में सामान्य एकलों को क्या कहा जाता है? डीडीसी इन यूडीसी द कॉमन आइसोलेट्स आर कॉल्ड एज, अर्थात यूडीसी में सामान्य एकलों को कहा जाता है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन नहीं कहा जाता, कॉमन ऑक्सिलरी कहते हैं, फॉर्म ऑफ डिवीजन भी नहीं कहते, व्यू पॉइंट भी नहीं कहते हैं। इन लाइब्रेरी द एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज स्पेसिफिक पीरियड इज नोन एज। एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय का लेखा क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स आय व्यय का लेखा पुस्तकालय शुल्क तो नहीं कहलाएगा, बजट कहलाता है। लाइब्रेरी में अगर आय व्यय का ब्यौरा करते हैं तो लाइब्रेरी की बजट कहलाता है। लाइब्रेरी इंडोमेंट फंड नहीं कहेगा, लाइब्रेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट एस टेलर द्वारा प्रतिपादित नियंत्रण को जिनका पुस्तकालय अध्यक्षों द्वारा व्यक्तियों की अधिक सूचना आवश्यकताओं का आसन करने के लिए प्रयोग किया जाता है को व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर है फाइल संगठन की जांच का विवरण, बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्या ऑप्शन ठीक है इसका? बी। पहला ऑप्शन आएगा, इसमें क्या विषय का निर्धारण करेंगे, उसके बाद हम उद्देश्य और अभिप्रेरणा, लास्ट में आएगा प्रश्नकर्ता जांच की व्यवस्थाएं, और सबसे लास्ट में आएगा जो अभी हमने भी बताया था फाइल संगठन की जांच विवरण का संबंध। इस तरह के क्वेश्चन आजकल खूब आने लगे हैं। मुक्त अभिगम प्रकाशन मॉडल में शून्य लगता है, गलत है। तर्क मुक्त अभिगम प्रकाशन की दृश्यता को बढ़ाता है क्योंकि उपभोक्ताओं को निःशुल्क उपलब्ध है, ये सही है। वो ऑप्शन सही है जिसमें ए गलत है और आर सही है, तो सी ऑप्शन ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एमबीओ। एमबीओ का पूरा नाम क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो सी ऑप्शन ठीक है। मैनेजमेंट बजट ऑपरेशन नहीं है, मॉडर्न बिब्लियोग्राफिक भी नहीं है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसका है हमारा दोस्तों? पीटर ड्रूकर का है, ड्रूकर, DRUKER, ड्रूकर। ठीक, किस पुस्तक में दिया था उन्होंने? 1954 में अपनी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक में यह थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन करते हैं स्वतंत्र भारत में पहली बार पुस्तकालय कानून कहाँ पारित किया गया था? तो ये तो डेफिनेटली आपको मूल नाम मद्रास या तमिलनाडु 1948 आप लोगों को याद होगा। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रभावी हो गया था तो 1958 में। यह भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ।
ठीक है, इन ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो 1960। अरेंज करना है। फिर निम्नलिखित सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमों को उनके व्यवस्थित वर्ष के अनुसार आप जो है व्यवस्थित करेंगे। फिर वही एक सोच के हिसाब से हम कर सकते हैं। चलिए, इसमें तो किताब में उन्होंने आसानी से दे दिया है। अगर हमको नहीं पता तो सबसे नया इनमें से क्या लग रहा है? छत्तीसगढ़। और सबसे पुराना उड़ीसा या गुजरात लगता है। तो वो ऑप्शन ठीक है। छत्तीसगढ़ में कब? 2008 में, गुजरात में 2001, उड़ीसा 2001 की सेम हो गए, और उत्तर प्रदेश 2006 है। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें 2008 सबसे बाद में है। तो 3 ऑप्शन में 2 है, तो चौथा या सी तो हमारा हो नहीं सकता, थर्ड जिसमें लास्ट में है। वो ऑप्शन सही है जिसमें 2008, यानी पहला ऑप्शन सबसे लास्ट में है, तो उसके बाद यूपी 2006, तो चौथा दूसरे नंबर पे है। तो डी ऑप्शन भी गलत है, बचे 2। तो इनमें से उड़ीसा में पहले हुआ था 2001 में, गुजरात में बाद में हुआ था। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? या उड़ीसा में पहले हुआ था, बताइए दोस्तों। तो गुजरात वाला सही है, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीपो का पूर्ण रूप क्या है? तो वीपो का पूर्ण रूप है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इंटेलिजेंस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सही ऑप्शन है डी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और वीपो की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1967 में वीपो की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, वीपो की स्थापना कब हुई थी? 1967। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकारों की संकल्पना को उनके संगत विशेषताएं जोड़िए। तो लिपि अधिकार क्या है? प्रतिलिपि अधिकार आर्थिक अधिकार है। एकस्व क्या है हमारा? सरकार और उद्भावक के बीच संधि है। व्यापार रहस्य क्या होता है? किसी भी व्यापार के संचालन के लिए प्रयुक्त सूचना जो संभाव्य आर्थिक उपयोग के लिए अनमोल। और वो व्यवहार या व्यापार चिन्ह क्या है? वाणिज्यिक स्रोत, संकेतन और विशिष्ट चिन्ह होता है। यूएसबी का पूर्ण नाम क्या है? ये तो शायद आपको पता हो भी सकता है, तो बताइए, सोचिए, तब तक हम देखते हैं आंसर। और अगर नहीं भी पता तो यूएसबी का पूरा नाम यूनिफॉर्म सीरियल बस नहीं होता है, यूनिफॉर्म सीरीज बस भी नहीं होता है, यूनिवर्सल सीरीज बस भी नहीं होता है, बल्कि यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूएसबी जो आप यूज करते हो क्या होती है? ये एक डिवाइस होती है ना, स्टोरेज। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो मार्कोनी ने तो नहीं किया था, हाँ, एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने नहीं किया था, चार्ल्स बेबेज ने भी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिप जो है इज एसेंशियल फॉर कंप्यूटर्स आर जनरली मेड। कंप्यूटर के लिए आवश्यक चिप आईसी बने होते हैं। तो आईसी चिप बने होते हैं एलईडी के नहीं, सिलिकॉन के होते हैं, गोल्ड के भी नहीं बने होते, ना ही क्रोम के होते हैं, क्रोमियम भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट फिजिकल इमेज इनटू डिजिटल वन इज कॉल्ड। वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल रूप में बदल देता है? तो इसका आंसर है हमारा स्कैनर, इमेज परिवर्तक, प्रिंटर, रिकॉर्डर, ये नहीं है।
कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई जाने वाला ब्लिंकिंग सिंबल क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं हम? तो माउस तो होता नहीं है, तो आपको पता नहीं, हैंड होता है, वो होता है हमारा कर्सर, ना ही लोगो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स? प्रभावी प्रिंटर की एक मान्य श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो डॉट मैट्रिक्स तो है, लाइन प्रिंटर भी है, ड्रम प्रिंटर भी है। प्रभावी प्रिंटर जो है इंकजेट प्रिंटर नहीं है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1970s। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 में के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? मोटो लैब्स नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट लैब नहीं है, IBM भी नहीं है, तो यह हमारा बेल लैब है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? तो वह है वन ड्राइव। लेटर्स रिपोर्ट जैसे पेशेवर दस्तावेजों को बनाने और एडिट करने सेव करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? तो MS वर्ड इसका आंसर है। वर्ड प्रोसेसिंग में पेज सेटअप में गटर मार्जिन केवल अतिरिक्त स्थान की अनुमति देता है। क्या ऑप्शन इसका ए ठीक है? साइड मार्जिन, शीर्ष मार्जिन और किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मार्जिन को बांधने की योजना बनाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन MS Excel which function calculates the largest value at the set of numbers? MS Excel में संख्याओं के समुच्चय में सबसे बड़े मान की गणना कौन सा फंक्शन प्लान करता है? तो वो प्लान करता है लार्ज नहीं करता, मीन नहीं करता, काउंट नहीं, मैक्स करता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज स्टोर्ड द RDBMS? डेटा कहाँ संग्रहित करता है? तो ट्रीज में नहीं करता है, लिस्ट में नहीं करता है, टेबल्स में करता है, नेटवर्क्स में भी नहीं करता है। विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज नॉट ए DBMS सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ओरेकल है, साइबेस है, नहीं है तो कोबोल नहीं है। कोबोल क्या है? लैंग्वेज है। माइस्क्यूएल भी है सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के साथ संपर्क करता है। ओरेकल, साइबर स्पेस, SQL है ना। और कोबोल क्या है? हमने बताया लैंग्वेज है, जैसे पास्कल लैंग्वेज है। इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एज? इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में की गई थी? तो TCP/IP का प्रयोग नहीं, बल्कि अमेरिकी सुरक्षा बलों का नेटवर्क ऑप्शन है। बेल प्रयोगशाला की वैज्ञानिक शोध का दल भी नहीं है, ना ही है उपरोक्त सभी। बी ऑप्शन ठीक है। इनमें से किस डेटा ट्रांसमिशन मोड को दो डिवाइस या डेटा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक समय पर नहीं कर सकते?
कॉम्प्लेक्स इसका आंसर नहीं है, नहीं सिंप्लेक्स है, ये है हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द resembling received packets at recipient कंप्यूटर। निम्नलिखित में से प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है। आईपी नहीं होता, ये होता है टीसीपी आईपी, और टीसीपी आईपी दोनों भी नहीं होते, और ना टीसीपी आईपी, ये भी गलत है। बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड संगणना शामिल नहीं होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड। तो विद्युत चुंबकीय वर्णन का आवंटन इसमें आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है। खतरा उत्पन्न कब होता है? जब पाइप लाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है। ए ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरकर्ता के लिए डिजिटल डेटा पर किए हुए हस्ताक्षर से इनकार करना मुश्किल हो जाता है। यह सत्य है। डिजिटल हस्ताक्षर में पब्लिक की का उपयोग इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों के लिए किया जाता है। ये रॉन्ग है। तो इनमें से हमारा आंसर है ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस को बंद करने के लिए क्या दबाएं? तो फ्रेंड्स, ए भी नहीं दबाते, सी भी नहीं दबाते, बी भी नहीं। क्या करते हैं? Alt+4 को दबाते हैं। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगे? और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आप लोग लाइक कम कर दो दोस्तों, लाइक करते हो तो थोड़ा सा वीडियो में ग्रोथ होती है, तो लाइक भी कर दिया करिए, और बेल आइकन तो दबा ही लिया होगा आपने। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।